जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है थोराइड न्यूप्लेजिया। उसको डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 3 तरह के नोड्यूल्स होते हैं। एक होते हैं वार्म नोड्यूल, एक होते हैं कौन से कोल्ड नोड्यूल, एक होते हैं हॉट नोड्यूल्स। अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें इसकी हॉट नोड्यूल्स की, हॉट नोड्यूल्स में बच्चों ये होता है कि हम जब बाहर से आयोडीन 131 देते हैं ना पेशेंट के अंदर, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक करती है, ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन को यूज़ करती है। इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट के अंदर क्या है, ग्रेव डिजीज़ है। ठीक है, यहाँ क्या है, मल्टी नोड्यूलर, नोड्यूलर क्या है, ग्वाइटर है उस पेशेंट के अंदर। ग्रेव डिजीज़ में नहीं, आपने याद रखना आयोडीन 131 देने की वजह से अगर अपटेक ज़्यादा हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारा ग्रेव डिजीज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि आईजीजी एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो थोराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं। फॉलिकल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया होती है, ज़्यादा से ज़्यादा T3 T4 उसके अंदर स्टोर होता है। आयोडीन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा T3 और T4 बनेगा ना, इसीलिए अपटेक क्या होती है इस पेशेंट के अंदर ज़्यादा होती है। अगर कोई पूछ ले जी अपटेक इसके अंदर क्यों ज़्यादा होती है, फिर हम बात करते हैं कि इसकी कोल्ड नोड्यूल की, जो सेकंड इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड नोड्यूल में क्या होता है। बच्चों कोल्ड नोड्यूल में पता क्या होता है कि डिक्रीज़ हो जाती है अपटेक। ठीक है, अब देखें कि अपटेक डिक्रीज़ हो गई है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि या तो इस पेशेंट को क्या है, एडिनोमा है, या कोई ना कोई कार्सिनोमा है, वो अभी हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, और इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोप्सी विद फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। ठीक है, बायोप्सी लेके चेक करते हैं जी इस पेशेंट के अंदर कोई कार्सिनोमा तो नहीं है। अब हम बात करते हैं जी कार्सिनोमा को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ वो है फॉलिक्यूलर एडिनोमा। अब एडिनोमा से नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेशेंट को क्या है, ये बिनाइन कैंसर है। ठीक है, बिनाइन प्रोलिफरेशन है किसकी, फॉलिकल्स की। ये नॉन फंक्शनल होते हैं और बहुत लेस कॉमन होते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर थोराइड नोड्यूल्स है ना, मल्टीपल नोड्यूल्स हैं, तो हम उसको इंडिकेट ये भी कह सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या है जी, फॉलिक्यूलर एडिनोमा है। ठीक है, ये इतनी वर्स कंडीशन नहीं है, ये ना जो कैप्सूल होता है ना थोराइड का, उसको ये क्या क्रॉस नहीं करती, अपनी ही जगह पे रहती है। ठीक है, क्या नहीं करती कि कैप्सूल को क्रॉस नहीं करती। यही इसका एमसीक्यूज है कि वो पूछते हैं कि ये कैप्सूल को क्रॉस करती है, नहीं, ये कैप्सूल को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें वो है जी कौन सा, पेपलरी कार्सिनोमा। अगर पूछे जब मोस्ट कॉमन थोराइड कैंसर कौन सा है, तो आपने बताना है वो कौन सा है, पेपलरी कार्सिनोमा। 80% केसेस में हमारा क्या होता है, पेपलरी कार्सिनोमा ही होता है। इसके रिस्क फैक्टर कौन से हो सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पेपलरी कार्सिनोमा करवा सकती हैं। इसमें मोस्ट कॉमन आ जाएगा अगर कोई पूछे तो आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये इसकी इंपॉर्टेंट कॉज है। ये आपने याद रखना है कि जो पेशेंट रेडिएशन पे है, कीमो लगवा रहा है, रेडियोथेरेपी करवा रहा है, उसके अंदर मोस्ट लाइकली ये एक्सरे बार बार अपने रिपीट करवा रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं किसके, पेपलरी कार्सिनोमा के। ठीक है, एज इसमें क्या होगी, 20 से लेके 40 ईयर्स तक, इन एज में ये क्या होगा, कॉमन होगा। ये कुछ बातें हैं बुक पे नहीं होंगी, आप इसमें मेंशन कर लें। मोस्टली किस में देखा जाता है, ये फीमेल में देखा जाता है, क्या, पेपलरी कार्सिनोमा देखा जाता है। अगर वो पूछ लें कि ये मेटास्टेसिस अगर ये आगे फैलता है तो ये कहाँ पे ज़्यादा मोस्ट लाइकली जा सकता है, तो आपने बताना है कि ये लिम्फेटिक्स के ज़रिए फैलेगा और जाएगा किधर, मोस्टली हमारे ब्लड में जाएगा। ब्लड से ये किसको जाके मोस्टली इफेक्ट, मोस्ट लाइकली किस ऑर्गन को जाके ये इफेक्ट कर सकता है, ये एमसीक्यूज आता है। इसकी हिमेटोजीनियस स्प्रेड होती है किसकी तरफ होती है, लंग्स की तरफ। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मल्टीपल टाइम ये एग्जाम में पूछा गया है कि हिमेटोजीनियस स्प्रेड हो के मोस्ट लाइकली कौन सा ऑर्गन इसमें डैमेज होगा, वो होता है लंग्स, इसमें डैमेज हो सकते हैं। अच्छा, अब इस पेशेंट को हमने डायग्नोज कैसे करना है, किसको, पेपलरी कार्सिनोमा वाले पेशेंट को। पेपलरी कार्सिनोमा वाले पेशेंट को हमने डायग्नोज ऐसे करना है कि इस पेशेंट के अंदर ना हम समोमा बॉडीज़ देखेंगे। कौन सी, समोमा बॉडीज़। अब पता होना चाहिए जी समोमा बॉडीज़ क्या होती हैं। समोमा बॉडीज़ में हम डिस्ट्रोफिलिक कैल्सिफिकेशन देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर पेपलरी कार्सिनोमा है और उसमें हम देख रहे हैं क्या, डिस्ट्रोफिलिक कैल्सिफिकेशन। अब बच्चों ये डिस्ट्रोफिलिक कैल्सिफिकेशन क्या होती है, एक होती है डिस्ट्रोफिलिक कैल्सिफिकेशन। अब कैल्सिफिकेशन की भी 2 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है मैंने जो लिख दी ऊपर, डिस्ट्रोफिलिक और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, जो डिस्ट्रोफिलिक होती है ना, ये किसी ना किसी डिजीज़ की वजह से कैल्शियम जाके क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है ग्लैंड के अंदर। ठीक है,
और ये दूसरी जो होती है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होती है कैल्शियम के एक्सेस लेवल की वजह से होती है। अगर फॉर एग्जांपल कैल्शियम का लेवल ज़्यादा बॉडी में तब तो ये मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होगी। डिस्ट्रोफिलिक कैल्सिफिकेशन तब होगी जब कोई ना कोई डिजीज़ और इसकी वजह से ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट कर रहा है, तो हम इसको डिस्ट्रोफिलिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, किस में देखते हैं हम, समोमा बॉडीज इसको बोलते हैं हम। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हम इस पेशेंट के अंदर क्या देख सकते हैं, अगर कोई पूछे जी सेकंड इन्वेस्टिगेशन इस पेशेंट के अंदर इसके अंदर हम क्या करवा सकते हैं, तो आपने बताना है कि जो सेकंड इन्वेस्टिगेशन हम इस पेशेंट के अंदर करवाएंगे वो है, देखेंगे ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई देखेंगे। जब हम इसके न्यूक्लियस देखेंगे ना वो एम्प्टी होंगे। न्यूक्लियस क्या होंगे इसके, ये इसका है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर पूछे जाए कि इसका डायग्नोस्टिक फीचर कौन सा है, तो ये ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई, क्योंकि समोमा बॉडीज तो हम और भी डिजीज़ में देखते हैं ना, तो पीछे हमारे पास ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई बचता है, जिसमें क्या होता है, एम्प्टी होता है, जिसमें न्यूक्लियस अपीयर ही नहीं होता टेस्ट पे। ठीक है, अब हम इसका ट्रीटमेंट बच्चों, इसका ट्रीटमेंट और फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट दोनों ही सेम है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक ही बार ट्रीटमेंट बताऊँगा, आप इसको क्या करना है, अच्छे से सुन लेना। हमने अब इस पेशेंट को हमने ट्रीट कैसे करना है जी, यही इसका हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस पेशेंट के अंदर हमने पता क्या कर देना है, थॉराइडेक्टमी कर देनी है, उसका थॉराइड ग्लैंड ही क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, थॉराइडेक्टमी कर देंगे। ठीक है, कितने, हम 80 माइक्रोग्राम क्या करेंगे, कुछ बुक 40 लिखती हैं, कुछ बुक 80 लिखती हैं। ठीक है, इतना सा थॉराइड हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों, कुछ बुक्स में ये लिखा होता है कि इसके पास क्या होता है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है, उतना वाला एरिया हम छोड़ देंगे। नहीं तो अगर हम उसको भी रिमूव कर देंगे तो फिर क्या होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है, आपकी ये वाली नर्व डैमेज हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हम ये छोड़ देते हैं। और दूसरा हम क्यों छोड़ सकते हैं कि पेशेंट के अंदर हाइपोथायराइडिज्म ना हो जाए, इसीलिए हम इस पेशेंट के अंदर 80 माइक्रोग्राम 40 माइक्रोग्राम क्या करेंगे, थायराइड को छोड़ देंगे, बाकी हम इसको टोटल थायराइडेक्टमी इस पेशेंट के अंदर कर देंगे। साथ इस पेशेंट को हम क्या देंगे, लॉन्ग टर्म के लिए थॉरैक्सिन देंगे, जो क्या करेगी, जाके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करेगी, सुप्रेस कर देगी। ठीक है, हम इस पेशेंट के अंदर थॉरैक्सिन भी देंगे। ठीक है, और देखें, और इस पेशेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी भी, अगर ये फॉलिकुलर कार्सिनोमा हो गया, मेडुलरी कार्सिनोमा हो गया, पेपिलरी कार्सिनोमा हो गया, अगर हमें थायरोग्लोबुलिन का लेवल ज़्यादा मिलेगा ना, तो वो क्या इंडिकेट करेगा बच्चों, कि पेशेंट के अंदर क्या है, रिकरेंट, दोबारा उस पेशेंट को क्या हो गया, कैंसर हो गया। ऑल दो वो फॉलिकुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है, वो पेपिलरी कार्सिनोमा भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या करना है, थायरोग्लोबुलिन का लेवल इस पेशेंट के अंदर चेक करते रहना है कि वो बड़ा है या नहीं बड़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपने याद रखना है। ट्रीटमेंट में क्या बताया, टोटल थॉराइडेक्टमी कर देंगे। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए हम इसको थायरॉक्सिन देंगे। क्या करेंगे, इसके अंदर हम मेजरमेंट करेंगे किसकी, थायरोग्लोबुलिन की, जो इंडिकेट करता है, अगर थायरोग्लोबुलिन का लेवल ज़्यादा है, जो इंडिकेट करेगा कि दोबारा रिकरेंस हो गया है या मेटास्टेसिस हो गया, दोबारा ये थायराइड कैंसर हो गया है। ठीक है, ये सारा पेपिलरी कार्सिनोमा का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपने याद रखना। अब हम बात करते हैं किसकी, फॉलिकुलर कार्सिनोमा की। एक हमने पढ़ा था फॉलिकुलर एडिनोमा, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं फॉलिकुलर कार्सिनोमा। बच्चों, फॉलिकुलर कार्सिनोमा में पता क्या होता है, ये भी मलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है किसकी, फॉलिकल्स की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगा। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगा ना, ये तो देखो ये है मलिग्नेंट, ये कैप्सूल को क्रॉस कर देगा। यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडिनोमा और कार्सिनोमा में क्या डिफरेंस है इन दोनों के, कि ये कैप्सूल को क्या करेगा, इन्वेजन कर देगा, क्रॉस कर देगा। ठीक है, इसीलिए हमने उसका जो कंप्लीट कैप्सूल है ना, उसको क्या करना है, एग्जामिन करना है। यही बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी है वो क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। वो अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन पूछ लेगा तो आपने बतानी है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो इसको हम डायग्नोज करने के लिए अगर वो पूछे क्या कौन सा टेस्ट करेंगे, तो आपने इसके अंदर बच्चों बताना है कि इसको डायग्नोज करने के लिए हम बायोप्सी करेंगे, सिंपल। ठीक है, और अगर वो पूछे कि इसकी ये मेटास्टाइज होके कहाँ जा सकता है, तो आपने बताना है कि जी ये ब्लड में जा सकता है, हिमेटोजीनियस स्प्रेड है इसका ना, ब्लड के ज़रिए ये आगे फैल सकता है। वो लिम्फ नोड, वो भी ब्लड के ज़रिए फैल के कहाँ जा रहा था,
हमारे लंग्स के अंदर जा रहा था, लेकिन जो उसका स्प्रेड था वो लिम्फेटिक स्प्रेड था, पहले वो लिम्फ नोड में गया, फिर ब्लड में आया, फिर वो लंग्स में गया। ठीक है, ये दोनों में इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पॉइंट है जो क्या करना है आपने याद रखना। और क्या होगा इस पेशेंट के अंदर बच्चों, देखिए ये तो सारी हमने, इसका जो ट्रीटमेंट है ना, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था, क्या पेपलरी कार्सिनोमा पढ़ाया था, मैंने बता दिया था कि सेम ट्रीटमेंट, फॉलिकुलर कार्सिनोमा का सेम ट्रीटमेंट है लाइक पेपलरी कार्सिनोमा जैसा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी मेडुलरी कार्सिनोमा। देखें बच्चों, इसके अंदर पता क्या होता है, जो हमारा सी सेल होता है ना, ये उसका कैंसर हो जाता है, मलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाती है किसकी, पैराफोलिकुलर सी सेल्स की। अब सी सेल्स क्या करते थे, काल्सिटोनिन के लेवल को रेगुलेट करते थे। ठीक है, काल्सिटोनिन को हमारी बॉडी में रेगुलेट करते थे। काल्सिटोनिन का क्या फंक्शन होता है, काल्सिटोनिन का फंक्शन ये होता है कि इसने हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर हाइपर कैल्सीमिया हो गया है तो फ़ौरन से क्या होगा, काल्सिटोनिन रिलीज़ होगा। जब काल्सिटोनिन रिलीज़ होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मिनरलाइजेशन करवा देगा। अब मिनरलाइजेशन क्या होता है मैं आपको वो भी बता दूं। मिनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो कैल्शियम को बोन्स के अंदर लेके जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उसका ब्लड में क्या करे, लेवल डिक्रीज़ कर जाए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर मेडुलरी कार्सिनोमा हो गया है, इसका मतलब ये है कि उस पेशेंट के अंदर जो काल्सिटोनिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा। जब काल्सिटोनिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा तो कैल्शियम का लेवल बॉडी में डिक्रीज़ कर देगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोकाल्सीमिया हो जाएगा पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने याद रखना। इसमें सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने माइंड में रखना है कि काल्सिटोनिन के अगर फॉर एग्जांपल किसी को है ये कैंसर हो गया है तो किस तरह मेडुलरी कार्सिनोमा हो गया तो किस तरह कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ करेगा। अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, देखिए ये सी सेल है ना, ये थॉराइड के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, सी सेल कैंसर हो गया तो इसकी वजह से जो हमारी एसोफेगस है ना वो कंप्रेस हो जाएगी और पेशेंट को क्या हो जाएगा, डिस्फेजिया। ठीक है, मैस इन नेक प्लस डायरिया। अब इस पेशेंट के अंदर डायरिया क्यों होगा, क्योंकि ये जो वेजो एक्टिव पेप्टाइड है ना उनको जाके एक्टिवेट करेगा और उसकी वजह से इंटेस्टाइन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। हमने पेशेंट को किस तरह डायग्नोज करना है कि हमने काल्सिटोनिन का लेवल चेक करना है, कहाँ पे, ब्लड में चेक करना है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द काल्सिटोनिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डायग्नोसिस ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा। इसका भी ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, इसमें थॉराइडेक्टमी ही कर देंगे इस पेशेंट के अंदर भी, लेकिन प्लस इसके अंदर जो सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ है हम उसको भी क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये इसमें आपने अब एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, जब मैंने आपको रिडल थॉराइडाइटिस बताया था ना तब मैंने आपको बताया था एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा के बारे में भी आपको मैंने बताया था। ये क्या किसके अंदर होता है, ओल्ड एज प्लस नॉन टेंडर थॉराइड प्लस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ये सारे फीचर किसके हैं, ये अगर आप याद रख लें तो आपका क्वेश्चन पिक हो जाएगा कि ये एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा के हैं। कि सबसे पहले क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुई, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से फाइब्रोसिस हुई, फाइब्रोसिस की वजह से वहाँ पे क्या हो गया, वो नॉन टेंडर हो गया। अगर हमने इन्फ्लामेशन को ट्रीट नहीं किया तो आपको पता है कि इन्फ्लामेशन किधर जाएगी आगे, पहला मेटाप्लेजिया होगा, मेटाप्लेजिया के बाद डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया के बाद क्या होता है, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ये सारी बेसिक्स की बातें हैं। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा हो गया तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर नॉन टेंडर गॉइटर होगा, जो लोकल स्ट्रक्चर पीछे होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिस्फेजिया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी और ये पुअर प्रोग्नोसिस है, इसका हमें जल्दी पता भी नहीं चलता। इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सेम लाइक मेडुलरी पेपिलरी कार्सिनोमा। इस पेशेंट के अंदर भी हम क्या करेंगे, थॉराइडेक्टमी कर देंगे अगर हमें इसका जल्दी पता चल जाए। ठीक है, और ये कहाँ पे मेटास्टेसिस होकर फैल सकता है, ये लंग्स के अंदर जा सकता है। ये भी दूसरा कौन सा लंग्स के अंदर जा सकता था, पेपलरी कार्सिनोमा। की सारी इंपॉर्टेंट जो कैंसर थे मैंने आपको एक दफ़ा पढ़ा दी हैं, ये मैंने आपको मेडिसिन की बुक से भी पढ़ा दी हैं और मैंने आपको यहाँ पे थोमा से भी एक दफ़ा रीड आउट करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये थॉराइड न्यूप्लेजिया usually present as a distinct solitary nodule. Thyroid nodules are more likely to be benign than the malignant. ठीक है,
आयोडीन 131 रेडियो अपटेक स्टडीज़ आर यूजफुल फॉर द फर्दर कैरेक्टराइज नोड्यूल्स। मैंने आपको बताया कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक करेंगी तो क्या होगा, हॉट नोड्यूल ग्रेव डिजीज़ होगी पेशेंट के अंदर, कम अगर वो अपटेक कर रही हैं तो कोल्ड नोड्यूल और एडिनोमा और कार्सिनोमा के बारे में बताता है। बायोप्सी हम करते हैं इस पेशेंट के अंदर विद द हेल्प ऑफ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। फॉलिकुलर एडिनोमा में क्या होता है, बिनाइन प्रोलिफरेशन होती है, किसकी, फॉलिकुलर्स की प्रोलिफरेशन होती है, लेकिन जो उसका कैप्सूल होता है वो अभी उसको इन्वेज नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। यूजली नॉन फंक्शनल होता है, लेस कॉमनली होता है, मे सिक्रेट द थायराइड हार्मोन। पेपिलरी कार्सिनोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द थायराइड कार्सिनोमा, 80% ऑफ द केसेस। एक्सपोजर टू द आयोनाइजिंग रेडिएशन इन द चाइल्डहुड इज अ मेजर रिस्क फैक्टर। बच्चों ये आपने नहीं भूलना, ये भी एमसीक्यूज में पूछ लेता है वो, ठीक है। कंप्राइज ऑफ द पेपिली लाइन बाय द सेल विद वही ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई होगा इस पेशेंट के अंदर। हम समोमा बॉडीज देखेंगे इस पेशेंट के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया। सर्वाइकल लिम्फ नोड की तरफ फैल सकती है, इसकी भी प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट है, ठीक है। और कहाँ तक ये जा सकती है, लंग्स की तक जा सकती है, लिम्फेटिक इसकी स्प्रेड है, ब्लड से होके ये लंग्स की तरफ जा सकती है। यहाँ इसका डायग्नोसिस अंदर ही लिखा वो भी सेपरेट मेंशन कर देगा, ट्रीटमेंट इसका आपने यहाँ पे ज़रूर लिखना है। फॉलिकुलर कार्सिनोमा मैंने बता दिया कि ये कैप्सूल को क्रॉस कर देता है। इन्वेजन थ्रू द कैप्सूल हेल्प डिस्टिंग्विश फॉलिकुलर कार्सिनोमा फ्रॉम द एडिनोमा। एमसीक्यूज ये आपने पॉइंट याद रखना है। एंटायर कैप्सूल मस्ट बी एग्जामिन माइक्रोस्कोपिकली। फाइन नीडल एस्पिरेशन ओनली एग्जामिन सेल नॉट द कैप्सूल। अगर वो पूछेगा हम इसमें फाइन नीडल एस्पिरेशन क्यों नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, सिर्फ हमारे किसको कर सकती है एग्जामिन, सेल्स को कर सकती है, कैप्सूल को एग्जामिन नहीं कर सकती, इसीलिए हम इसमें नहीं कर सकते। सो हम इसमें बायोप्सी करते हैं, ठीक है। कहाँ जा सकता है, ये हेमाटोजेनियसली स्प्रेड है इसका। मेडुलरी कार्सिनोमा सी सेल्स का कैंसर है। थायराइड का सी सेल्स आर न्यूरो एंडोक्राइन सेल डेट सिक्रीट द कैल्सिटोनिन। भाई मैंने आपको बता दिया है, लो करेगी कैल्शियम लेवल को बट इज हाई इनएक्टिव एट द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल। हाई लेवल ऑफ द कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस बाय द ट्यूमर में लीड टू द हाइपोकैल्सीमिया। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिया है। कैल्सिटोनिन ऑफन डिपॉजिट विद इन द ट्यूमर एज द एमालॉइड। जो हमारी अब नॉर्मल प्रोटीन होती है, ऐसा लगेगा कि वो वहाँ पे डिपॉजिट हुई है। बायोप्सी करेंगे इस पेशेंट के अंदर, रिवील अ शीट ऑफ द मलिग्नेंट सेल इन द एमालॉइड स्ट्रोमा। फिर ये मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया 2A 2B को हम 3B कहते हैं, इसका दूसरा नाम, ठीक है। बिचारा एसोसिएटेड विद द म्यूटेशन किसके अंदर हो सकता है, क्यों होता है कि जो रेट जीन होता है ना उस पर म्यूटेशन हो जाती है, उसकी वजह से मेडुलरी कार्सिनोमा हो सकता है इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें MEN2 जीन की ही म्यूटेशन होती है और पैराथोराइड एडिनोमा में 2A की होती है, ठीक है। गैंग्लियोनल न्यूरॉन्स की भी हो सकती है जो 2B की वजह से होती है। ये उसने बताया कि अगर इन जीन में म्यूटेशन हो जाए तो ये कार्सिनोमा हो सकता है। डिटेक्शन ऑफ द रेट म्यूटेशन वारंट प्रोफाइलेक्टिक थॉराइडेक्टमी, ठीक है। अगर हमने देख लिया है कि जी रेट जीन का इशू है तो फ़ौरन से क्या कर दें, टोटल थॉराइडेक्टमी कर दें पहले ही। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा में क्या, अनडिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द थायराइड यूजुअली सीन इन द एल्डरली, ऑफन इन्वेड द लोकल स्ट्रक्चर, डिस्फेजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्लस एज ज़्यादा। बच्चों यहाँ पे ये मेंशन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वो जो मैंने आपको रिडल थायराइटिस जब पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बता दिया। अब किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।